नमस्कार, मैं हूं अश्विन पांडे। महाराष्ट्र में नगराध्यक्ष के चुनाव के दौरान जिस तरह से बीजेपी ने दमखम दिखाया, एक बड़ी जीत बीजेपी की नगराध्यक्ष चुनाव में हुई, महायुति की एक बड़ी जीत हुई और इसमें देवा भाव का जो दमखम था वो देखने लायक था। अब 29 महानगर पालिकाओं का चुनाव है, देवा भाव क्या दमखम दिखाएंगे ये हम खुद देवा भाव से समझेंगे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी इस वक्त हमारे साथ हैं। देवा भाव, जी न्यूज़ में आपका स्वागत है। थैंक यू सर। नगराध्यक्ष का चुनाव तो हमने देखा, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि चुनाव का आपने नारियल फोड़ा भी नहीं था प्रचार का, उसके पहले 44 लोग जीत गए। कैसे पॉसिबल हुआ ये? देखिए, कुल मिलाकर हमारा जो अपोजिशन यहाँ पर है एक डिवाइडेड हाउस है, और दूसरा मैं ऐसा मानता हूँ कि वो विधानसभा में जो शिकस्त मिली उससे उभर ही नहीं पाए। इसलिए जिस प्रकार से लड़ने की जिजीविषा चाहिए वो उनमें दिखाई नहीं पड़ती। और ये जो चुनाव होता है, ये चुनाव कार्यकर्ताओं का चुनाव होता है, ये नेताओं का चुनाव नहीं होता। अब कार्यकर्ताओं के चुनाव में विशेष रूप से जब नगराध्यक्ष के चुनाव थे, 280 नगर पालिकाओं में हम लोग जब चुनाव में गए, उस समय ये जो हमारे विपक्ष के लोग हैं, चाहे वो उद्धव ठाकरे जी की पार्टी हो, कांग्रेस हो या शरद पवार जी की पार्टी हो, इन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को जिताने का कोई प्रयास ही नहीं किया। ये मैदान में आने से कतराए। तो अगर आप में लड़ने की जिजीविषा नहीं है तो आपके साथ कार्यकर्ता रहता नहीं है। और इसी के चलते इस बार महानगर पालिका के चुनाव में भी जिस प्रकार से इन्होंने अपने आप को झोंक कर कार्यकर्ताओं के लिए मेहनत करने की आवश्यकता थी, वो उन्होंने नहीं की। इसलिए कई जगहों पर इनको कैंडिडेट ही नहीं मिले, और वहाँ पर हम लोग एक प्रकार से बिन विरोध वहाँ पर चुनकर आए, निर्विरोध हम लोग चुनकर आए। तो मुझे ये लगता है कि विशेष रूप से जो कार्यकर्ताओं के पीछे खड़ा न होना, उनके लिए संघर्ष न करना, ये जो इनकी नीति है, अपना चुनाव तो संघर्ष, कार्यकर्ता का चुनाव तो ये घर पे बैठे, इसके कारण ये हुआ है। विपक्ष कह रहा है कि सिद्धांत से नहीं बल्कि पावर मैनेजमेंट, या क्यों कि सत्ता के पावर का इस्तेमाल करके आप लोग ये विपक्ष दिखा दे, क्योंकि केवल बीजेपी के ही चुनकर आए या केवल शिवसेना के चुनकर आए ऐसा नहीं है। इंडिपेंडेंट भी अनअपोज्ड आए हैं। एक कोई नई पार्टी बनी है मुस्लिम पार्टी, इस्लामिक, उसके भी लोग अनअपोज्ड चुनकर आए हैं। तो ऐसा थोड़ी है कि सिर्फ बीजेपी के चुनकर आए, सभी के चुनकर आए हैं। विपक्ष कोर्ट जाने की तैयारी भी कर रहा है इस पूरे मसले। वो जरूर जाए। देखिए, अगर हमने कोई गलती की है तो हमको सजा मिलनी चाहिए। अगर हमने गलत तरीके से कोई भी चुनाव अनअपोज किया है तो मैं मांग करता हूं कि वो चुनाव रद्द होना चाहिए और नए सिरे से चुनाव होना चाहिए। सर, मुंबई की बात करते हैं। 1865 में बीएमसी की स्थापना हुई, 160-161 साल हो गया, लेकिन मुंबई करों की जो एक समस्या है गड्ढों के भरने की, वो मतलब साल दर साल सिर्फ बातें होती हैं, हो नहीं रहा। हालांकि सीमेंटेड को लेकर आप लोग ने एक बड़ी पहल तो शुरू की है। गड्ढा मुक्त मुंबई कब होगी सर? 25 साल तक जिन्होंने मुंबई पर राज किया, उनका एक ही फलसफा था कि हर साल रास्ते बनाने का मौका मिलना चाहिए। इसलिए ऐसे रास्ते बनाते थे कि जिसमें हर वर्ष गड्ढे पड़ते थे। आपको याद होगा, मैं जब 2014 में महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बना और 2015 में मैंने कमेटी बिठाई, और उस समय 200 रास्तों के ऊपर हम लोगों ने उस कमेटी की विजिट कराई, तो ध्यान में है कि इन 200 रास्तों में रास्ते बनाते समय जो नीचे की परत है, जो सबसे महत्वपूर्ण होती है, जो सॉइल स्टेबलाइज करती है, वो परत ही नहीं थी, पूरी की पूरी गायब थी। इतना बड़ा स्कैम निकला, लेकिन बावजूद उसके ये लोग सुधरे नहीं, करप्शन करते रहे। और हम जब 2022 में वापस आए तो उसके बाद हमने निर्णय किया कि मुंबई को अगर गड्ढों से मुक्त करना है तो हर साल के रोड बनाने वाला मसला समाप्त कर दिया जाना चाहिए। जैसे नागपुर में हम लोगों ने कंक्रीट रोड बनाए, हम लोगों ने बनाए हुए कंक्रीट रोड आज 25-25 सालों से उसके ऊपर एक पैसा खर्चा नहीं, एक गड्ढा उसके ऊपर नहीं।
तो हमने अब वही नीति मुंबई में ली और मुंबई में चरणबद्ध तरीके से मुंबई के सारे मुख्य रास्ते हम लोग कंक्रीट के बना रहे हैं और उसमें से जो दोस्त हम लोगों ने उसके प्लान्स रोल आउट किए, दोनों एक 80% हुआ है, एक 60% हुआ है। तो ये रास्ते कंप्लीट होने के बाद इन रास्तों के ऊपर तो अगले 25 साल कोई गड्ढा नहीं होगा। सर, सीएजी की एक रिपोर्ट जो है पब्लिश हुई जिसमें 40 से 45% बीएमसी का जो बजट होता है उसमें करप्शन का मामला सामने आया। इसे कंट्रोल कैसे करेंगे और इसके पीछे कौन लोग हैं, ये अगर आप बताएं। बीएमसी ये उद्धव सेना के लिए और उनके साथियों के लिए एक प्रकार से सोने का अंडा देने वाली मुर्गी थी। जिस प्रकार से इन्होंने बीएमसी का सत्यानाश किया है, जिस प्रकार से इन्होंने करप्शन किया है, आप करप्शन की एक एक कहानी अगर देखेंगे तो आश्चर्य होगा। जिस समय कोविड था उस समय बॉडी बैग में भी इन्होंने घोटाला किया है। कफन में घोटाला कौन करता है? वैसे तो कई घोटाला कोई नहीं करता, लेकिन जो घोटालेबाज है वो भी कफन में घोटाला करने से तो डरते हैं, लेकिन उसमें भी ये लोग डरे नहीं है। और आप अगर देखेंगे तो चाहे रास्ते हो, चाहे ब्रिजेस हो, चाहे पानी की योजनाएं हो, हर जगह एक घोटाले का कल्चर इस बीएमसी में इन्होंने तैयार किया है। हमारे सामने चुन के आने के बाद सबसे बड़ी चुनौती यही होगी, हमको इस कल्चर को तोड़ना होगा। उन सबका विरोध लेकर इसको तोड़ना हमको पड़ेगा और मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ तोड़ के दिखाएंगे। एक सवाल ये भी है सर कि जो शर्तें बनाई जाती हैं अलग अलग ठेके देने की, वो इस तरह से डिज़ाइन होती हैं कि कुछ चुनिंदा ठेकेदारों को ही मौका मिलता है। इस चीज़ को कैसे देवा भाव तोड़ेंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर पिछले 1 साल में आप देखेंगे, मैंने मुख्यमंत्री बनने के बाद जिस प्रकार से बीएमसी के नेक्सस को तोड़ा है, जहां बीएमसी में 5%, 10%, 15% अबव इस प्रकार से टेंडर जाते थे, अब बीएमसी में 15 लोग टेंडर भर रहे हैं और 10%, 12% नीचे ये टेंडर जा रहे हैं। पैसा सेव हो रहा है, कंपटीशन हो रही है और किसी की भी मोनोपोली अब हमने बीएमसी में हम चलने नहीं दे रहे। और वापस जब हमारी सरकार आएगी या बीएमसी में हमारा मेयर बैठेगा तो हम लोग ये इंश्योर करेंगे कि इस मोनोपोली को पूरी तरीके से हम तोड़ देंगे। मेयर से जुड़ा सवाल है सर कि कैंपेन लॉन्च होते ही बयान आया कि मराठी और हिंदू जो मेयर है वो बनाया जाएगा। विकास के नाम पे, डेवलपमेंट के नाम पर ये बात शुरू क्यों नहीं हुई? देखिए, मैंने तो डेवलपमेंट के नाम पर ही बात शुरू की थी, क्योंकि मुंबई में हम लोग ऐसे हैं कि हमारे पास दिखाने के लिए कई डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स हैं। आप देखिए, हमने मुंबई में कोस्टल रोड तैयार किया, हमने नवी मुंबई का एयरपोर्ट तैयार किया, हमने मुंबई में 475 किलोमीटर का मेट्रो का नेटवर्क तैयार किया, हमने अंडरग्राउंड मेट्रो तैयार की, हमने मुंबई में 16,000 करोड़ के एसटीपीज तैयार करके मुंबई के समुद्र में जो सारा गंदा पानी जाता था उस गंदे पानी को साफ करने की व्यवस्था कड़ी की। हमने मुंबई में एसआरए के माध्यम से बड़े पैमाने पर गरीबों को मकान दिया। हमने धारावी रीडेवलपमेंट का प्रोजेक्ट करके एशिया का सबसे बड़ा स्लम अब पूरे तरीके से रीडेवलप हो रहा है, सभी को पक्का मकान मिल रहा है। हमने मराठी आदमी की अस्मिता जहाँ थी, बीडीडी हो, चाहे अभ्युदय नगर हो, चाहे पतराचाल हो, यहाँ पर जिस प्रकार से हमने काम किया, आज मराठी आदमी को उसका हक का घर हम लोग दे रहे। जो 120 स्क्वायर फीट में रहता था वो 600 स्क्वायर फीट में रहने को जा रहा है। तो ऐसी कई चीज़ें हैं जो मुंबई में हम दिखा सकते हैं। आपके नेता जो है नितेश राणे और नेता जो हैं वो हिंदुत्व की बात जो है करते, हिंदू मुसलमान की बात करते आते हैं, एक समाज विशेष को हरा सांप कहते हैं। ये करने की नौबत क्यों आ जाती है? जब इतना विकास हो रहा है तो फिर ये एक तरह से पोलराइज करने की बात नहीं लगती आपको? देखिए, पोलराइजेशन की आवश्यकता नहीं है। मुंबई का जो पूर्ण हिंदू समाज है, उस हिंदू समाज ने हमेशा बीजेपी का साथ दिया है। जो राष्ट्रीय ताकतें हैं उन ताकतों के साथ वो खड़ा हुआ है। इसलिए हिंदुत्व ये हमारे लिए चुनाव का मुद्दा नहीं है, हिंदुत्व ये हमारा विचार है।
हम विचारों से हिंदुत्ववादी हैं और ये कहने में हम अनअपोलोजेटिक है, क्योंकि हमारा हिंदुत्व संकुचित नहीं है, ये केवल पूजा पद्धति पर आधारित नहीं है। हमारे हिंदुत्व में उन सभी को स्थान है जो इस देश को अपनी मातृभूमि, अपनी पुण्य भूमि, अपनी कर्मभूमि मानते हैं। इस देश के जो प्रतीक है, उन प्रतीकों को जो अपने प्रतीक मानते हैं, उनकी पूजा पद्धति कोई भी हो, हम उनको अपना साथी मानते हैं, हम उनको हिंदू मानते हैं। लेकिन इस देश के साथ गद्दारी करने वाले, इस देश को नीचा दिखाने वाले, इस देश के खिलाफ साजिशें करने वाले, हम इनके खिलाफ हैं, हम उनको नहीं छोड़ेंगे। ये बांग्लादेशी वाले में मैं आने वाला भी था। जिस तरह से सर वहाँ पे हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है, मॉब लिंचिंग की घटनाएं हो रही हैं, वो एक भावना बहुत ज़्यादा तीव्र हो रही है लोगों के बीच। क्या आपका एक्शन प्लान है खासतौर घुसपैठी बांग्लादेशियों को खदेड़ने के लिए, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा अपेक्षाएं जो है बीजेपी सरकारों से हैं? कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी के नेतृत्व में जिस कड़ाई के साथ जो अनधिकृत ऐसे बांग्लादेशी इस देश में घुसे, उनको आइडेंटिफाई करना, उनको डिपोर्ट करना, ये जो कार्य हुआ है पिछले 1 साल में अनप्रेसिडेंटेड है, अनप्रेसिडेंटेड। लेकिन उसके साथ साथ ये भी देखना होगा कि अगर हमारी ही देश में बंगाल की सरकार खुला द्वार करके वोटों की राजनीति के लिए इस प्रकार से बांग्लादेशियों को बसाने का प्रयास करेगी। आज हम लोगों ने जितने आइडेंटिफाई किए बांग्लादेशी यहाँ पर, वो सब ने पहला प्रवेश बंगाल में किया, कागज पत्र बंगाल में तैयार किए और वहाँ से वो मुंबई में आए। तो जब तक ये द्वार बंद नहीं होता, जब तक पश्चिम बंगाल की सरकार और ममता दीदी ये समझती नहीं है कि वोटों की राजनीति से भी बड़ी देश की राजनीति है, वोटों की राजनीति से भी बड़ी हमारा देश है, ये जब तक वो समझेगी नहीं, तब तक इसका पूरा हल नहीं होगा। एक सवाल सर, पश्चिम बंगाल से चूँकि आप अपने पॉइंट रखा और आप बहुत सक्रिय तौर पर राम मंदिर आंदोलन में शामिल रहे, आपको जेल भी प्रयागराज में आई थी, मुझे लगा आप जेल में थे प्रयागराज में। वहाँ पर सर बाबरी मस्जिद की नींव पड़ी है अभी हाल ही में। महाराष्ट्र में अगर कोई इस तरह की कोशिश करता तो देवा भाऊ का क्या एक्शन होता? देखिए, पहली बात तो ये है कि राम जन्मभूमि के आंदोलन से मैं जुड़ा रहा हूँ, सारी कार सेवाओं में मैं गया हूँ और बदायूं के जेल में मैं था, बदायूं के जेल में था। और मैं एक बात स्पष्ट रूप से कहता हूँ, बाबर ये कोई हमारे भारतीय मुसलमानों के भी पुरखा नहीं था, क्योंकि जो बाहर से आए थे वो सारे वापस चले गए। अब यहाँ जो बसे ये कोई अरबस्तान से आए हुए लोग नहीं हैं, ये कोई मंगोलिया से आए हुए लोग नहीं हैं, ये कोई ईरान से आए हुए लोग नहीं हैं, ये सारे के सारे यही के लोग हैं जो यहाँ पर किसी न किसी कारण से कन्वर्ट हुए और मुसलमान बने। इसलिए इनका भी हीरो न बाबर हो सकता है न औरंगजेब हो सकता है। और अगर कोई इस प्रकार का प्रयास करता है तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ही निंदनीय है। महाराष्ट्र में कोई ऐसी हिम्मत कर नहीं सकता, और अगर कोई ऐसी हिम्मत करेगा तो उसके इरादों को हम कुचल के रख देंगे। ओवैसी सर हर जगह भाषण दे रहे हैं और भाषण देते समय वो कह रहे हैं कि देवेंद्र फडणवीस की जो सरकार है वो मुस्लिम विरोधी है, वो मुस्लिम इलाकों में पानी नहीं लाने देना चाहती, सड़क नहीं बनने देना चाहती, इसलिए आप हमें वोट दो और हम आपका जन्म प्रमाण पत्र भी बनाएंगे जो फडणवीस सरकार नहीं बनने दे रही है, पानी भी लाएंगे, सड़क भी लाएंगे। महाराष्ट्र ये पहला राज्य ऐसा है कि जिस राज्य ने फेक जन्म प्रमाण पत्र ढूंढकर निकाले, और मैं विशेष रूप से इसमें बधाई दूंगा किरीट सोमैया जी को, जिन्होंने एक मिशन के रूप में हाथ में लिया और ऐसा धैर्य में आया कि जिस गांव की जनसंख्या 700 और 800 है, उस गांव में भी 20-20 हज़ार जन्म प्रमाण पत्र बने। एक प्रकार से कानून को तोड़ मरोड़ कर एक षड्यंत्र तैयार किया गया कागज पत्र तैयार करने का, और इसमें कई
बांग्लादेशी घुसपैठिए ध्यान में आए कि जिनके कागजात बने, जिनके जन्म प्रमाण पत्र बने, सबको हमने ढूंढ कर निकाला, सब पर कार्रवाई की। ये सब हमने जन्म प्रमाण पत्र कैंसिल किए। मैं स्पष्ट रूप से कहता हूँ, कोई भी मुस्लिम समाज का व्यक्ति महाराष्ट्र के किसी भी गांव में जन्मा हो, उसको प्रमाण पत्र लेने का अधिकार है। वो प्रमाण पत्र हमारी सरकार देगी। चलिए सर, कुछ हाँ या ना वाले सवाल हैं। क्या भाषा के नाम पर समाज को बांटा जा रहा है? प्रयास हो रहा है, लेकिन हम होने नहीं देंगे। क्या ठाकरे बंधुओं का गठबंधन विकास से ज़्यादा उनकी खुद की पहचान को बचाए रखने की कोशिश है? हाँ, बिल्कुल सही है। क्या भड़काऊ बयान देने वाले सत्ताधारियों को सत्ता से नरमी मिलती है? मैं ऐसा मानता हूँ कि सत्ताधारियों ने भड़काऊ बयान नहीं देने चाहिए। क्या विकास से ज़्यादा ध्रुवीकरण एक बड़ा हथियार हो गया है चुनाव जीतने के लिए? मैं ऐसा नहीं मानता। ध्रुवीकरण कई बार होता है, लेकिन अंततोगत्वा लोग विकास पर ही वोट देते हैं। क्या धर्म के नाम पर वोट मांगे जाते हैं? धर्म के नाम पर वोट नहीं मांगे जाने चाहिए, लेकिन अगर कोई मांगेगा तो उसका रिवर्स पोलराइजेशन होगा ही। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए। आपको शुभकामनाएं।